हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन टॉपिक क्लास 10th का फिज़िक्स। सो आज हमारा लेक्चर 4 होने वाला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स और रे डायग्राम्स, जिसे आप रे डायग्राम्स भी कहते हैं या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स भी कहते हैं। अब देखो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कई बार ऐसा होता है कि आपको इमेज ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस पता नहीं चलता है, आपको ये समझ नहीं आता है आप इमेज किस तरह से बनाएंगे और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कंप्लीट रे डायग्राम बनाने का तरीका और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इससे पहले हम लेक्चर शुरू करें, मैं आपको बता दूं, हम अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस कर रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहला लेक्चर जो सबसे पहला सीरीज़ जो मैंने बनाया है वो आपका 10th क्लास का सीरीज़ है, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो सीरीज़ चल रहा है ये प्योरली क्लास 10th बोर्ड्स के लेवल पे चल रहा है, उसी एग्ज़ाम को फोकस करते हुए सारा लेक्चर्स बनाया जा रहा है। और अगर आप ओलंपियाड्स और एनटीएससी के लिए भी वीडियोस चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको जाकर के चैनल पे मिल जाएगा। एक बार आप सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर के, क्लास 10th लाइट भी है, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म भी है, ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स है। केवल एक टॉपिक रह गया है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें शायद मैंने केवल पावर ऑफ अकोमोडेशन तक ही पढ़ाया, बट मैं उसको कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद। तो जो लोग नए जुड़े हैं आज के दिन, उनके लिए मैं बता दूं, जो हम सीरीज़ कर रहे हैं ये लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुका है। आज लेक्चर 4 है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप देख सकते हैं, जहाँ पे लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है, देन लेक्चर 2 में आई थिंक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर्स है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर्स है, देन लेक्चर 3 के अंदर हम कर रहे थे spherical mirrors, important terms and all the understanding and basic things about spherical mirrors। आज लेक्चर 4 है और ये डेली रेगुलर बेसिस पे आपको ये लेक्चर्स मिल रहा है 10th बोर्ड्स के लिए। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जब तक हमारा बोर्ड्स कवर नहीं हो जाता ये सीरीज़ इसी तरह से चलता रहेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड डू कमेंट अगर आपका कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास के साथ। तो हमारा टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। एंड सबसे पहले हम इसमें जो करने वाले हैं दैट इज़ रे डायग्राम और इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर्स। कॉन्वेक्स हम इसके बाद करेंगे, पहले हम कॉनकेव का रूल्स पढ़ लेते हैं। अब देखो रूल्स क्या है। देर आर सम सेट ऑफ रूल्स जो बने हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे मिरर के ऊपर रे डायग्राम बनाने के लिए। अब देखो ऐसा है जब आप रे डायग्राम बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट होता है मिरर से पहले, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकलते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज जहाँ पे जाकर मिलेंगे वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है। ऑब्जेक्ट से रेज आएगा, टकराएगा, जहाँ पे रेज मिलेगा वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि कितने रेज मिलेंगे, कितने रेज का रिफ्लेक्शन होगा या कितने रेज मिल करके इमेज बनाएंगे। तो देर आर इन्फानाइट रेज, आप जितना चाहे उतना रेज निकाल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से, बट हम केवल 2 रेज को लेकर के इमेज बना सकते हैं, क्योंकि 2 रेज इनफ है इमेज बनाने के लिए, उससे ज़्यादा रेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए पहले रूल्स देख लेते हैं कॉनकेव मिरर्स के ऊपर। तो कॉनकेव मिरर्स का पहला रूल ये है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे पास करेगा जिसे हम फोकस कहेंगे, ठीक है। तो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। कोई भी पैरेलल रे आप ले लो, कहीं से भी ले लो, इन्फिनिटी से ले लो, पास से ले लो, दूर से ले लो, कहीं से भी आप पैरेलल रे अगर लेते हैं तो वो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद दैट मीन्स इस मिरर के एज से टकराने के बाद ये हमेशा इस पॉइंट से पास होना चाहिए। पहला रूल है। सेकेंड रूल इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। सेकेंड रूल हमसे ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस पे इंसिडेंट है, जैसे ये देखो ये लाइट रे फोकस से पास कर रहा है, इसे हम कहते हैं फोकस से इंसिडेंट होना।
अगर कोई लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाता है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आइडेंटिकल रूल्स हैं, सिमिलर रूल्स हैं, केवल आप समझेंगे इसको। तो पहला रूल हमें क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला, टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा ये? फोकस से पास करेगा ये। अब एरो देखो, जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं तो एरो देना ज़रूरी है। अगर आप एरो नहीं देंगे तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। तो एरो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि रेस का डायरेक्शन क्या है, आप रेस कहाँ से ले रहे हैं, तो इसीलिए एरो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एरो देख रहे हैं, एरो जिधर से आ रहा है उधर से रेज आ रहा है, तो एरो मीन्स रे का डायरेक्शन। अब यहाँ से देखो, एक रे पैरेलल आया, टकराने के बाद फोकस से गया, ये पहला रूल हमारा। दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट कर दो, हम रे को पैरेलल करके फोकस से पास करा रहे थे, अब हम फोकस पे ही इंसिडेंट करेंगे रे को। तो जब रे ये फोकस से इंसिडेंट होगा तो टकराने के बाद ये पैरेलल बन जाएगा। पैरेलल रे फोकस से रे पैरेलल, बस ये दोनों याद रखिए अभी फिलहाल। जो रे पैरेलल होगा टकराने के बाद फोकस से जाएगा, जो रे फोकस से जाएगा टकराने के बाद पैरेलल निकल आएगा। तो ये हो गया 2 रेज। अब आगे देखो, तीसरा रे हमें कहता है अगर किसी रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करते हैं तो हमारे पास ये हो गया फोकस का डबल हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये सब कुछ लेक्चर नंबर 3 में बताया गया है। अगर आपको ये चीज़ में, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप एक बार जाकर लेक्चर नंबर 3 ज़रूर देखिएगा। अभी देखिए, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से एक लाइट रे गया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, ठीक है, ये लाइट रे इस तरह से गया। अब आप याद करो प्लेन मिरर्स में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। जब आप प्लेन मिरर्स ले रहे थे और प्लेन मिरर में आप एक नॉर्मल बना रहे थे, ठीक है, नॉर्मल हमेशा प्लेन से 90 डिग्री पे होता है, तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया प्लेन ऑफ द मिरर। अगर कोई रे ऑफ लाइट इसी नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो रे ऑफ लाइट वापस इसी रे को फॉलो करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट्स। प्लेन मिरर के केस में ये हमारा होता है नॉर्मल इंसिडेंट्स। बट जैसे हम ये कर्व मिरर बना रहे हैं, स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं, देखो नॉर्मल प्लेन मिरर्स के ऊपर नॉर्मल तो हमें पता चल जाता है कि 90 डिग्री कैसे बनाएगा, बट स्फेयर्स में या फिर कर्व में आप नॉर्मल किस तरह से बनाएंगे, इसे ही देख लो। अगर आप इस कर्व में या फिर इस स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं? तो नॉर्मल बनाने का तरीका ये है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले मार्क कर लो। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस का डबल इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक लाइन बनाओ और मिरर के ऊपर वो कहीं पर भी हिट करेगा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कहीं पर भी हिट करेगा वो नॉर्मल होगा। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे बनाना चाहते हैं, आप रे को यहाँ पे हिट कराना चाहते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। इसी तरह से देखो, अगर हम यहाँ बनाना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस का डबल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए कि आप जो है नॉर्मल यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे, तो नॉर्मल बनाने का तरीका ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन को पास करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन को पास करवाओ यहाँ से, और ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है तो इसे आप सीधा सीधा बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब एक और बात देख लो, जिस तरह से हम प्लेन मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करते हैं, जैसे हमें पता चल जाता है, जैसे मान लो कि एक रे ऑफ लाइट है, ये इस तरह से इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसा, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो हमें पता होता है नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसी तरह से नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सारी बातें कहाँ से करते हैं? नॉर्मल से करते हैं। तो हमें अगर यहाँ पे नॉर्मल पता चलेगा, अगर पता है हमें नॉर्मल, तो हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइन है ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल अगर है तो हमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल पता करना आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखो, ये है इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर है? ठीक, यहाँ देखो, ट्राई करो, ये हो गया इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज नॉर्मल। जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो ये हो गया नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। तो इनके बीच में जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। एक सेकंड देना मुझे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आ गया। और देखते हैं आगे। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो इंसिडेंट रे ले रहे हैं क्या वो नॉर्मल से नहीं जा रहा है? हमें पता है ना, हम कर्व में नॉर्मल किस तरह से बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन को पास कर देंगे, वही नॉर्मल होता है। और वो जो प्लेन ऑफ द मिरर होता है उससे 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही जा रहा है। तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, क्या ये रे वापस इसी लाइन को फॉलो करता हुआ, इसी रे को फॉलो करता हुआ वापस चला जाएगा? ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इस सिचुएशन को हम कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? When a ray of light is incident normally onto the plane of a surface of a mirror such that it retraces back its path, that phenomena or that situation is called normal incidence. इसमें एक और बात पूछते हैं आपसे कि बताइए, नॉर्मल इंसिडेंस के समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस के समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हम सबको पता है नॉर्मल इंसिडेंस तब होगा जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर जाएगा। तो जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर जा रहा है मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मिरर के प्लेन से एंगल है, ना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। ये जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये एंगल नॉर्मल से प्लेन का एंगल है। इसे हम कुछ नहीं कहते हैं, ना तो हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और ना ही हम इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ। जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे इसी के ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 रखते हैं। ठीक है भाई, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब देखते हैं नंबर 4, रूल नंबर 4 ये क्या कहता है? ये हमें कहता है कि अगर एक लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट है, इस पोजीशन को, ये जो मिरर है इस मिरर का सेंट्रल पोर्शन को हम पोल कहते हैं। अगर ये लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट है तो ये लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर करता हुआ जाएगा। मतलब ये कि अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे? ये भी पॉइंट तो कर्व के ऊपर आ रहा है, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढेंगे पहले। मान लो ये फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा लाइन ले जाओ यहाँ हिट करने के लिए या इस पॉइंट के ऊपर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन सीधा सीधा ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल जो 90 डिग्री बना रहा होगा प्लेन ऑफ द मिरर से। तो इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा बनना चाहिए या रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाना चाहिए कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर बनना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ 4 रूल्स हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, उसके बाद मैं आपको फिर से कुछ इस पे और मैं डिटेल में आपको समझा पाऊँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट एंड डू आस्क योर क्वेरीज। सो हमारे पास 2 रूल्स हम बना चुके हैं। पहला रूल क्या है, फिर से देख लीजिए। अ पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। नेक्स्ट, a ray incident to the principal focus of the mirror after reflection becomes parallel to the principal axis. थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल हमसे कहता है कि if a ray is incident normally onto the plane of the spherical mirror or a concave mirror, if a ray of light is incident normally, मतलब नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट है, then it retraces back its
path such that angle of incidence is equal to 0 degree and angle of reflection is equal to 0 degree। और फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट हमें कहता है, फोर्थ रूल हमें कहता है अगर इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, उसी तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट वहां से पास करेगा। तो इन 4 बेसिक रूल से हम पूरा रे डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि आपके पास यहाँ पे कितने रेज हो गए? 1, 2, 3 एंड 4, 4 रेज हो गए। क्या हम चारों रेज को यूज करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए? नहीं, हम इनमें से कोई 2 रे उठाएंगे और रे डायग्राम बनाएंगे। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी उठा सकते हो। आप 1, 4 उठा लो, 2 रे यहाँ से ये उठा लो, इससे रे डायग्राम बना लो, आपकी मर्जी। आपको नहीं पसंद 4 नंबर, आपको 1 और 2 नंबर पसंद है तो इन दोनों को उठा लीजिए, बना लीजिए रे डायग्राम। अगर आपको 1 नंबर नहीं पसंद है, 3 और 2 को उठा लीजिए, रे डायग्राम बना लीजिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है दैट आप इन 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स उठाओ, रे डायग्राम बना लो, रे डायग्राम आपका सही होगा और बिल्कुल आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। कई स्कूल्स में मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे जिस तरह से एनसीईआरटी में बताए गए हैं या फिर जो बुक में उनका है तो टीचर्स पढ़ा देते हैं कि नहीं देखो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में एक तो पैरेलल रे लेकर बनाता है या फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेकर बनाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया गया है तो क्लास में स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, नहीं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बनाना है, अगर आप कोई भी दूसरा रे लेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपकी मर्जी, आप जो रे लेना चाहते हैं ले लो। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करो बस सही होना चाहिए। इमेज का फॉर्मेशन सही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन सही होना चाहिए और आप जो डायग्राम बना रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी रे लेकर बनाइए, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। अगर कोई गलत कह रहा है तो फिर आप समझ लीजिए आप क्या पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और रूल्स पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, रूल्स पढ़ने के बाद, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं फटाफट, क्योंकि जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो मैग्निफिकेशन हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है समझिए, इसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहेंगे, मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में लीनियर मैग्निफिकेशन भी लिख लेंगे, मैग्निफिकेशन डैश लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना मैग्नीफाई हुआ है। जैसे मैं अभी मिरर के सामने अब अगर मैं कुछ रख दूं और इमेज, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर का इमेज जो सामने बन रहा है सेम इसी साइज का इमेज बन रहा है, तो ये साइज, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर मैग्नीफाई नहीं हुआ। अगर मान लो मैं इसे रखूं और वहां मुझे मिरर में बड़ा इमेज दिखाई पड़ने लगे तो ये मैग्नीफाई हुआ। बहुत सिंपल सा चीज़ है, देखो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं। मैग्निफिकेशन मतलब अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ तो मैग्नीफाई हुआ है, ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का हुआ तो मैग्नीफाई नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट इमेज, अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाई हुआ, बड़ा बना, मैग्नीफाई हुआ है, इमेज छोटा बन रहा है, मैग्नीफाई नहीं हुआ, सेम साइज़ का बन रहा है, मैग्नीफाई नहीं हुआ। मैग्नीफाई होने का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसका बड़ा इमेज बन जाना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वांटिटेटिवली बात करेंगे, मतलब वैल्यूज के बेसिस पे बात करें कि कितना मैग्निफिकेशन हुआ। मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 2 गुना मैग्निफिकेशन हुआ, 4 गुना हुआ, 5 गुना हुआ, या कितना गुना मैग्निफिकेशन हुआ है। मैग्निफिकेशन 1 हो सकता है, अगर 1 है मैग्निफिकेशन तो सेम साइज होगा, मैग्निफिकेशन 1 से लेस है तो छोटा साइज होगा, 1 से ज़्यादा है तो बड़ा साइज होगा। ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, magnification is defined as the size of image with respect to size of object। किसके रेस्पेक्ट में आप साइज ऑफ इमेज मेजर करेंगे? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो कितना गुना बड़ा इमेज बना। सो इसे हम लिखते हैं m इज लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई HO, हाइट ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रेस्पेक्ट में कितना है। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो हम आगे जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ देख लो केवल m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई u।
इस फॉर्मूला को आगे हम समझेंगे। अभी फिलहाल हमारे काम का चीज़ है m इज इक्वल टू HI/HO। इसे हम कहाँ पढ़ेंगे? जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे हम तब यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, इसका केवल मतलब समझ लीजिए, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कितना सामने रखा है। इमेज डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट इमेज मिरर से कितनी दूरी पे बना है। ठीक, एनीवेज ये हम बाद में पढ़ेंगे, स्टार मार्क लगा लीजिए। अभी हमारे काम का चीज़ है ये फॉर्मूला फर्स्ट वन, m इज इक्वल टू HI/HO। अब हम एक प्लेन मिरर ले रहे हैं। प्लेन मिरर में आप समझिए थोड़ा, मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी ये होगा कि आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का जो भी साइज रखेंगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका है और ये ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का मिरर के सामने रखा हुआ है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है, ये आपको पता है। जो भी ऑब्जेक्ट रखो हमेशा मिरर के सामने रखो, और इसका इमेज मिरर के पीछे बनेगा। जितने डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये बनेगा। तो मिरर के पीछे इसका डिस्टेंस बिल्कुल वही होगा जो मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट का है। तो ये हो गया हमारा इमेज A', B'। हम A और B ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे, इमेज के लिए हम A' और B' लिखेंगे। इमेज के लिए A', B', ऑब्जेक्ट के लिए AB। तो जो साइज ऑब्जेक्ट का है प्लेन मिरर, उसी साइज का इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था तो इमेज कितना बना? 3 सेंटीमीटर। मान लो हम इस इमेज का हाइट को, ये जो हाइट है इमेज का 3 सेंटीमीटर, इसे हम HI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज, और हम ऑब्जेक्ट को HO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताओ इस प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना बनेगा? सो m इज इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई HO, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें हाइट ऑफ द इमेज दिया गया है 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डब्बा बना के लिख लो। क्या बना के लिख लेना है? डब्बा। डब्बा बना के लिखो m इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m इज इक्वल टू 1? तो m इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इमेज मैग्नीफाई ही नहीं हुआ। मतलब ये कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बना है। ज़रा देखो, मैग्निफिकेशन 1 आया ना। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, और HI/HO का जो रेशियो है वो कितना आया है? 1 आया है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे HI इज इक्वल टू HO, उधर भेज दो, दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो HI इज इक्वल टू HO। बताओ, क्लियर है? व्हाट इज m इज इक्वल टू 1? m इज इक्वल टू 1 मीन्स जिस साइज का इमेज उसी साइज का ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1 होता है? केवल और केवल प्लेन मिरर। केवल और केवल प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा? इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जब इमेज वर्चुअल बने और इरेक्ट बने तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर इमेज इन्वर्टेड बने तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? सॉरी, इमेज अगर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाए तो इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा इमेज का बनना। देखिए, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आया प्लेन मिरर्स के केस में, ये मैग्निफिकेशन 1 है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 1 नहीं +1 है। ये +1 का मतलब है ऑब्जेक्ट वर्चुअल बना है और इरेक्ट इमेज बना है। ठीक है, प्लस का क्या मतलब हुआ? इमेज इरेक्ट बना, सीधा इमेज बनेगा प्लस होगा मैग्निफिकेशन, सीधा इमेज बनेगा प्लस होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्लस मतलब इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट, सीधा बनेगा। और अगर इमेज को आप उल्टा कर दो, ये इमेज ऐसा बना, इसको उल्टा कर दो, ऐसा इन्वर्टेड कर दो, तो जब भी इमेज इन्वर्टेड बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा? वर्चुअल आएगा। वर्चुअल इरेक्ट साथ साथ, वर्चुअल इरेक्ट साथ साथ, इन्वर्टेड रियल, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल, रियल इन्वर्टेड, ये भी साथ साथ। क्लियर? जब रियल इमेज बनेगा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा रियल होगा। समझ आया? दैट मीन्स जो नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव मैग्निफिकेशन केवल और केवल इन्वर्टेड इमेज के लिए होता है। इरेक्ट पॉजिटिव मैग्निफिकेशन केवल और केवल इरेक्ट इमेज के लिए होता है। अब आप देखकर बताइए, प्लेन मिरर्स में पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो सकता है या नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो सकता है? सोच कर बताइए। इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन ओनली पॉजिटिव। दैट मीन्स
प्लेन मिरर कैन ओनली फॉर्म अ पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इमेज, और पॉजिटिव तो होता है बट कितना होता है, वैल्यू क्या होगा 1 +1। मैग्निफिकेशन में दो बातें आप याद रखेंगे, एक तो उसका साइन, एक उसका वैल्यू। साइन प्लस है या माइनस है, वैल्यू क्या है, मान लो वैल्यू 1 है तो प्लस से हमें पता चलता है नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होने वाला है, प्लस या माइनस साइन से हमें पता चलता है, और इससे पता चलता है इमेज का साइज क्या होने वाला है। 1 मतलब इक्वल साइज, 1 से छोटा छोटा साइज, 1 से बड़ा बड़ा साइज, सिंपल है। अगर मैग्निफिकेशन 1 आया, अगर मैग्निफिकेशन 1 आया तो ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज का। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आया 0.2, 0.1, 0.5, 0.8, 0.9, 0.7, 0.75, ऐसा कोई भी वैल्यू अगर आता है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है तो इमेज छोटा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1.2, 1.5, 2.0, 3.8 ये सारा वैल्यू 1 से बड़ा वैल्यूज आता है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इमेज बड़ा बना। m का वैल्यू लेस देन 1, इमेज छोटा बना। m का वैल्यू इक्वल टू 1, इमेज सेम साइज का बना। पॉजिटिव मतलब सीधा इमेज बनना, सीधा सीधा। पॉजिटिव मतलब सीधा इमेज, नेगेटिव मतलब उल्टा इमेज, नेगेटिव मतलब उल्टा इमेज, पॉजिटिव मतलब सीधा इमेज। क्लियर है, भूलोगे नहीं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। एक और बात, मैग्निफिकेशन का क्या यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है मैग्निफिकेशन, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, सेकंड्स होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, कौन सा यूनिट होता है, मेजर किस में करेंगे मैग्निफिकेशन को। तो अब आप देखो जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है यहीं से देख लीजिए, मैग्निफिकेशन सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। आप जब मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं तो मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। ऊपर भी हाइट है, नीचे भी हाइट है। ऊपर वाले हाइट को आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, इसे भी सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो दोनों ऊपर और नीचे यूनिट कैंसल हो गया, जिसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। वाई? बिकॉज it is the ratio of two similar quantities. It is the ratio of two similar quantities. दोनों सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा, ठीक। अब एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है जो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स में शायद मिस कर दिया था प्लेन मिरर्स के केस में, उसे आप समझ लीजिए थोड़ा। प्लेन मिरर्स का ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कई लोगों ने सही आंसर किया है, कई लोगों ने गलत आंसर दिया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, सीख कर जाइएगा। देखिए प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और अगर फोकल लेंथ निकाला जाए तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले कर्व में समझो, मान लो ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहें तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप इस कर्व को कंप्लीट करो, एक स्फीयर बनेगा और इस स्फीयर का सेंटर ढूंढो। ऑलमोस्ट अबाउट यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब आप यहाँ से मिला देंगे तो ये बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा फोकस, और यहाँ से फोकस का दूरी फोकल लेंथ, ये पॉइंट हो जाता है पुल। ये बेसिक मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आइए प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर तो बिल्कुल सीधा मिरर है, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे। सेंटर तो उसका होगा ना जो सर्कुलर होगा, गोल होगा, गोल आकार का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बट ये क्या है, ये तो प्लेन है। अब सोचो प्लेन मिरर होता है क्या, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मैथमेटिक्स में एक डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी ह्यूज सर्कल, वेरी बिग सर्कल। अगर यहाँ पे ये प्लेन मिरर है तो क्या ये प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट होगा, ये इतने बड़े स्फीयर का पार्ट होगा जिस स्फीयर का रेडियस इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा रेडियस होगा। इसका अगर सेंटर तुम ढूंढोगे तो सेंटर कहाँ ढूंढोगे, जैसे हम अर्थ बोल रहे हैं, हम अर्थ के ऊपर चलते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो अर्थ क्या फ्लैट है या अर्थ क्या सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन जैसा है, नहीं। आप स्पेस से देखेंगे तो अर्थ आपको स्फीयर दिखेगा, स्फीयर है, बट फिर भी हमें फ्लैट क्यों दिखता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा है, हम केवल छोटा सा पोर्शन देख रहे होते हैं उसका। अगर आप इसी स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन बाहर निकालोगे ये पोर्शन, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। इसी तरह से ये जो प्लेन मिरर है ये एक बहुत बड़े स्फीयर का ही पार्ट है जिसका सेंटर या जिसका रेडियस बहुत बड़ा है, इसे हम कहते हैं रेडियस इज इनफाइनाइट, रेडियस इज
इनफाइनाइट। सो प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, और इसका फोकल लेंथ अब क्या होगा, फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ इन्फिनिटी, सॉरी हाफ ऑफ रेडियस। फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस। अब रेडियस ही इन्फिनिटी है तो हाफ ऑफ इन्फिनिटी भी तो इन्फिनिटी होगा, हाफ ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट होगा। तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछ ले या फिर आपसे फोकल लेंथ पूछ ले, दोनों ही इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े सर्कल का पार्ट होता है, आप इसका सेंटर नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रह गया था। अब हम चलते हैं मिरर स्फेरिकल मिरर्स का रे डायग्राम के ऊपर। तो हमारे पास कौन सा मिरर है, हम कौन सा मिरर का रे डायग्राम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर्स का रे डायग्राम। चलो, तो कॉनकेव मिरर्स के रे डायग्राम में सबसे पहला केस तो आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। टोटल 6 केस हम पढ़ने वाले रे डायग्राम के ऊपर। आज आपका जो भी डाउट होगा रे डायग्राम के ऊपर, आज देखना, आज के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आप लेक्चर को प्रॉपर वे में देखते हैं, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप रे डायग्राम को एक झटके में सारा याद कर लेंगे, 6 पोजीशंस, 6 लोकेशन, सारा चीज़ याद हो जाएगा आपको। बट उससे पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि समझेंगे तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आप ट्रिक से नहीं कर सकते ना न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको पोजीशन पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रहा है, उसका मैग्निफिकेशन कितना है, या कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है या इरेक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है, या इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो उसके लिए आपको रे डायग्राम समझना होगा। और आज के बाद आपको रे डायग्राम में कोई भी दिक्कत, मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपर मन से देखते हैं, ढंग से देखते हैं, तरीके से देखते हैं, नोट्स बना करके, तो आपको आज के बाद रे डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 1-2 बात एक्स्ट्रा सीख कर बल्कि आप जाएंगे, 1-2 बात आप एक्स्ट्रा सीख कर ही जाएंगे, कुछ कम आप सीख कर नहीं जाएंगे। सो सबसे पहला क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेकर चलते हैं। फर्स्ट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, करेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब मैंने आपको बता रखा है इन्फिनिटी से जब भी रेज लेकर आओ, पैरेलल रेज लेकर आओ। इन्फिनिटी मतलब मान लो सूरज है, सन का आप इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो सन से कैसा रेज लेकर आएंगे, पैरेलल रेज लेकर आएंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपस में ज़रूर पैरेलल होगा। तो एक रे ये लेकर आएंगे और एक रे ये लेकर आएंगे, ठीक है। आप दो इस तरह से दो पैरेलल रेज ऐसे भी ला सकते हैं, ये भी आप कम कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा सिंपल सा है, तो ये हम बना रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन के बाद देखो, मैंने फर्स्ट रूल आपको बताया था, फर्स्ट रूल रिकॉल करो क्या था, पहला रूल क्या था, a ray of light parallel to the principal axis of a mirror, of a concave mirror, after reflection passes through the focus। पैरेलल रे हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है, तो हम इसे फोकस से पास कर देते हैं, हम इसे फोकस से पास कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। बात समझ आई। एरो देना है, देखो ये एरो देना है, रे का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है, एरो देना, नहीं छोड़ना है। रेस कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी, रेस इन्फिनिटी से आ रहा है। और रे जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगा उस पॉइंट का नाम होगा फोकस, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, फोकस होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब रे पैरेलल आया, टकराने के बाद जिस पॉइंट पे दोनों रे मिला, कौन कौन सा रे, जो रेज आप लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से या ऑब्जेक्ट से, दोनों रे जहाँ पे मिला इसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट से रे आया, टकराया, इमेज बनाया, ठीक। तो यहाँ पे बनेगा इमेज, क्या बनेगा यहाँ पे, इमेज। इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। अब बचपन में आप ये गेम खेले होंगे, आई डोंट नो आप खेले होंगे, मैंने तो खेला है। हम लोग जब स्कूल में थे फ्रेंड्स लोग, तो हम लोग खेलते थे। एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था पहले, छोटा सा, वो सस्ता वाला 10-20 वाला। अभी तो खैर उसका प्राइस पता नहीं क्या होगा, बट जब हम लोग थे तो 10-20 वाला वो ज्योमेट्री बॉक्स आता था। उसमें एक छोटा सा एक लेंस होता था, है ना, छोटा सा एक लेंस होता था, इस तरह का एक लेंस होता था, ठीक, इस तरह का एक चम्मच जैसा होता था, और यहाँ पे एक लेंस लगा होता था, कॉन्वेक्स लेंस होता था यहाँ पे। तो हम क्या करते थे, उस लेंस को ले करके एक पेपर लेते थे और सूरज का रोशनी को, सनलाइट को फोकस करते थे उसमें। जिसका पेपर जल जाता था
बड़ा मज़ा आता था, पेपर जल रहा है, ठीक है, उससे हम नाम लिखते थे। जैसे मैं अपना नाम लिखूँ रज़ा, रज़ा का REZA, उससे जला जला कर इस तरह से लिखते थे। और यकीन मानो वो पेपर जलता था, जलता था। कैसे जलता था? देखो, सन कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, ठीक है। आप उसका इमेज कहाँ बना रहे हैं? फोकस पे। तो ये एक तरीका भी है फोकस फाइंड करने का। अगर आपको एक अननोन लेंस, अननोन फोकल लेंथ का लेंस मिल जाए, अननोन फोकल लेंथ का ये मिरर मिल जाए, तो अगर आपसे बोले कि बताइए इसका फोकस कहाँ लाई करेगा, तो आपको क्या करना है? जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही करना है। क्या करना? सूरज के सामने लेंस रख दो या मिरर रख दो, ठीक है, देख लेना उसका इमेज किधर बन रहा है। अभी रे डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा इमेज किधर बनने वाला है। जैसे इस केस में इमेज मिरर के सामने बनेगा, तो आप जो पेपर है, आप जो पेपर ले रहे हैं उसको यहाँ पे रख दीजिए सामने में, और पेपर को आगे पीछे कीजिए। देखिए कहाँ पे पॉइंट साइज, बिल्कुल एकदम पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट जैसा एक इमेज बनेगा वहाँ पे। और जो सन का हीट होगा उसी एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा कि वो उस पेपर को जला देगा। भाई हम लोग आग लगा देते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ था उस एक्सपेरिमेंट का। हम लोग फर्स्ट टाइम जब थे तो हमने वो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था अपने क्लास, आई रिमेंबर क्लास 10th में हमने वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब ऐसे तो करते ही रहते थे बचपन में, खेलते ही रहे, बट प्रॉपर वे में एक्सपेरिमेंट हमने किया था क्लास 10th में। फिर हमें उसका पीछे लॉजिक समझ आया, अच्छा भाई ये चीज़ है, मतलब उधर से लाइट रे आएगा और आप उसे जला, मतलब पेपर आप जला सकते हैं, ठीक है। बहुत आदमी और इंसान और ये सब नहीं जला सकते, बहुत छोटा सा एक हीट जनरेट होता है और वो हीट पेपर के लिए काफ़ी होता है जलाने के लिए, तो वैसा होता है। तो जहाँ पे इमेज फोकस होगा सन का, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए फोकल लेंथ फाइंड कीजिए, तो क्या करेंगे? एक स्केल लेंगे, स्केल यहाँ मिरर के सामने ऐसे रखेंगे, जहाँ पे इमेज बन रहा है उसको मेजर कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, आपका फोकल लेंथ मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है इससे फोकस फाइंड करने का। तो देखो हमारा इमेज कहाँ पे बना? फोकस पे बना। फोकस का डबल क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हम इसमें 4-5 चीज़ें लिखेंगे, 4-5 इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले सारे रे डायग्राम में ये आपको करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज आप लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो इमेज का पोजीशन कहाँ बना, यहाँ पे देखिए इमेज कहाँ पे बना है? फोकस पे बना, तो यहाँ पे लिखेंगे एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। उसके बाद सेकंड नेचर, पोजीशन, नेचर, साइज, ये याद रखना। पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर का मतलब हो गया ये इमेज कैसा बना है, रियल इन्वर्टेड बना है या वर्चुअल इरेक्ट बना है। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से बनता है। मतलब देखो ये सॉलिड लाइन्स है ना, ये सॉलिड लाइन्स है, रियल लाइन्स कहते हैं इनको। वर्चुअल लाइंस इस केस में हमेशा पीछे जाकर बनेगा। अगर इमेज नहीं बनता है उस केस में हम रेस को पीछे ले जाकर प्रोड्यूस करते हैं तो इमेज बनने लगता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, क्योंकि यहाँ सामने कन्वर्ज कर देने से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। एक और बात, लाइट रे यहाँ पे सारा कन्वर्ज होता है, कॉनकेव मिरर्स में सारा लाइट रे कन्वर्ज होता है। तो नेचर क्या है? नेचर देखो यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है, तो रियल के साथ साथ जो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, हम लिखते हैं इसे रियल एंड इनवर्टेड। उल्टा इमेज बनता है एक्चुअली, और ये इमेज इतना छोटा होता है कि ये दिखाई नहीं पड़ता उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। बट आप आगे जब रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इमेज जो है वो उल्टा ही बनता है। तो नेचर ऑफ द इमेज हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो साइज देख लो, साइज क्या है इमेज का? आप खुद देख पा रहे हैं, साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज। बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट जैसा एक इमेज बनेगा, उसे हम कहेंगे पॉइंट साइज। साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक। तो ये 3 पॉइंट्स को पहले समझिए। उसके बाद सारे रे डायग्राम सिमिलर है, ऐसे ही आपको पोजीशन ऑफ द इमेज लिखना है, देन आपको नेचर लिखना है, देन आपको साइज ऑफ द इमेज लिखना है। अगर एक डायग्राम आप प्रॉपर वे में समझ लेते हैं तो बाकी सारे डायग्राम्स में उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद से कर सकते हैं। तो पहले क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है? देखो इमेज का पोजीशन, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से रेज जब इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो पैरेलल आ रहा है, और पैरेलल आने के बाद वो कन्वर्ज हो रहा है फोकस के ऊपर। तो जहाँ पे दोनों रेज कन्वर्ज हुआ वहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना? एट फोकस बना, क्योंकि दोनों रेज फोकस पे कन्वर्ज हुआ, दोनों मिला कहाँ पे? फोकस पे मिला। तो रियल नेचर सॉरी पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज का क्या मतलब है? नेचर मतलब इमेज कैसा बना, सीधा सीधा बना या उल्टा बना। एक चीज़ देखना, मैंने इससे पहले क्या बताया था, जहाँ भी इमेज
सीधा बनेगा ना, इरेक्ट इमेज जहाँ भी बनेगा उसके साथ वर्चुअल वर्ड ज़रूर आएगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट साथ साथ लिखना है, और जहाँ उल्टा इमेज बनेगा वहाँ पे इन्वर्टेड और रियल हमेशा लिखना। तो यहाँ पे देखिए कैसे पहचानेंगे कि इमेज रियल बना है या वर्चुअल बना है। जब ये सॉलिड लाइंस मतलब रियल लाइंस, जब ये सॉलिड लाइंस से इमेज बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, और जब डॉटेड लाइन से मिरर के पीछे मतलब डॉट से डैश 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 वाले लाइन से अगर आप बनाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि सॉलिड लाइंस को इंटरसेक्ट करने पे ही इमेज बना, तो ये जो नेचर बन जाएगा वो रियल बन जाएगा। इमेज का नेचर रियल है। रियल मतलब इसे आप स्क्रीन पे बना सकते हैं, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। और रियल के साथ साथ क्या आता है, इन्वर्टेड, तो यहाँ पे आएगा इन्वर्टेड इमेज। अगला चीज़ साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज़ क्या है? इमेज का साइज़ है पॉइंट साइज़, क्योंकि इमेज का साइज़ हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहा है, तो कितना डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज के बीच में? 0। तो यहाँ पे पॉइंट साइज़ बहुत ही छोटा सा एक इमेज बनता है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। M, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का साइन आप बताइए। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा या नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगा? जब भी इन्वर्टेड इमेज बनता है मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव, सीधा इमेज में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अगर हम बात कर ले मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड को मॉड 2 लंबा लंबा लाइन, बड़ा बड़ा लाइन ऐसे लगा दो और बीच में m लिख दो, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। m का वैल्यू कितना होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं साइज बना है पॉइंट साइज, छोटा इमेज बना है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इन्फिनिटी पे सन बहुत बड़ा है, लेकिन उसका इमेज छोटा बन रहा है। तो जहाँ भी इमेज छोटा बने तो लेस देन 1, क्योंकि ये बहुत छोटा इमेज बना है तो m इज वेरी वेरी लेस देन 1। 1 से बहुत छोटा होगा इसका मैग्निफिकेशन, और कैसा होगा? नेगेटिव होगा, बहुत छोटा होगा और नेगेटिव होगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। एक बार आप प्रॉपर वे में देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये आपको याद रखना है। पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। पोजीशन, नेचर एंड साइज। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा इमेज फोकस पे बनेगा। ठीक है, इसको याद करते चलिए, आगे इंपॉर्टेंट है ये, आगे आप समझेंगे। नाउ सेकंड रे डायग्राम हम बनाने वाले हैं। सेकंड रे डायग्राम बनाने वाले हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखो, ऑब्जेक्ट को सामने लेकर आओ। पहले इन्फिनिटी पे था, ठीक है, अब सामने लेकर आएंगे। देखो, जो पोजीशन है ना, वो हम पोजीशन किस तरह लिखते हैं? पोजीशन हम ऐसे लिखते हैं, पहले इन्फिनिटी पे, फिर C से पहले, फिर C पे, फिर C और F के बीच में, फिर F पे, फिर F और P के बीच में। ये पोल कहलाता है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाएंगे मिरर के सामने। अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके आगे लेकर आएंगे। कहाँ तक लाना है? कहाँ तक लाना है? मिरर के सामने तक लाना है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को सामने लेकर आओगे इमेज पीछे चला जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कुछ ऐसा मूवमेंट होता है। ये ऑब्जेक्ट है सीधा और इमेज हमेशा इन्वर्टेड, कैप रिप्रेजेंट करता है उसके हेड को, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले यहाँ इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पे बना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने लाओगे इमेज पीछे भागता जाएगा, ऐसे इमेज पीछे भागता जाएगा। तो ये रिलेशन होता है। कुछ छोटा मोटा एक आइडिया मिल जाने से ना क्या होता है कि आप इमेज डायग्राम और रे डायग्राम प्रॉपर वे में बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकर आएंगे तो क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले, और ये सारी चीज़ों को एज इट इज़ जैसा है वैसे ही लिखेंगे। नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। बियॉन्ड C का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। बियॉन्ड मतलब C से पहले। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर पे स्फीयर अज्यूम कर लेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे लाई करेगा और इसका आधा हो जाएगा फोकस। ये हो गया फोकस। नाउ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? देखना ऑब्जेक्ट मैं किस तरह बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाओगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है, C से पहले है, तो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा कुछ ऐसा। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बनाइएगा तो ऊपर एरो दीजिएगा। ऊपर एरो मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो हेड है, एरो का मतलब होता है हेड, ठीक है। और नीचे ये हो गया टेल जैसा। तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे AB लेटर से, A और B,
ए बी से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करें। सारा चीज़ जो भी मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ आपको भी लिखना है। फिर इमेज बनाने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट के सर से, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट के सर से 2 रेज निकालेंगे। कौन सा 2 रेज, वो रूल्स वाला याद करो, रूल्स में हमने 4 रेज पढ़ा था, तो 4 रेज में रूल्स का कोई भी 2 रे आप यूज़ करो। मैं यूज़ करूंगा एक पैरेलल रे और एक फोकस वाला रे, क्योंकि मेरे को ये आसान लगता है, मैं यूँ करूँगा। आपको जो आसान लगता है आप करो, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे आसान लगता है, मेरे लिए ज़्यादा सही है। तो पहला रे तो पैरेलल जाएगा, यहाँ से कितना रे निकालना है, ऑब्जेक्ट के हेड से, ऑब्जेक्ट के हेड से हमें 2 रेज निकालना है। यहाँ से 2 रे निकालो। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। इसे फोकस से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ बनाइएगा, इसे फोकस से हम पास करा देंगे एज दिस, ठीक है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रे, काम खत्म। बट इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेज का ज़रूरत पड़ेगा। पहला रे तो हमने बना दिया, अब एक और रे को बनाना पड़ेगा। वो रे हम कहाँ से लेंगे, तो वो रे हम या तो आप फोकस से ले लो, या तो आप पोल से ले लो, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फोकस से ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर पोल से भी ले सकते हैं, पोल से ले लेते हैं, चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हो गया रे पोल की तरफ इंसिडेंट, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट किस तरह से होगा, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए। तो लगभग कुछ ऐसा कुछ बनेगा। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट से रे निकला, पहला रे तो ये निकला पैरेलल वाला, दूसरा रे ये निकला पोल वाला, ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मीट किया, क्या ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। तो इस पॉइंट पे बनेगा इमेज, और यहाँ जहाँ पे ये मीट कर रहा है यहाँ पे इमेज का हेड होगा, तो उल्टा इमेज बनेगा। यहाँ से ये होगा इस तरह से इमेज, उल्टा इमेज बना। प्रिंसिपल एक्सिस से लेना, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टा इमेज, हेड नीचे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे दोनों रेज मिलता है, जहाँ पे दोनों रेज मिलेगा वहाँ पे हेड होगा, ठीक है। तो हेड नीचे की तरफ है और टेल ऊपर की तरफ है, तो जिधर हेड है उधर आप देंगे ए डैश, ठीक है, जिधर हेड है उधर क्या देंगे, ए डैश, ये हो गया ए डैश, और जिधर टेल है उधर देंगे बी डैश। ए डैश का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का ए था सीधा, वो इमेज का ए डैश उल्टा हो गया, वो इमेज का ए डैश उल्टा हो गया। जो ऑब्जेक्ट का बी था सीधा जो था, वो ऑब्जेक्ट इमेज का बी डैश उल्टा हो गया। मतलब सर अब नीचे चला गया, पैर अब ऊपर चला गया। तो या ये जो इमेज बना है, ये देखो ध्यान से, उल्टा इमेज बन रहा है, क्योंकि एरो नीचे, हेड नीचे है। तो ये हो गया इरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रहेगा, इसे आपको नहीं पलटना है, ये हमेशा सीधा रहेगा। जो भी देखना है आपको यहाँ देखना है, इमेज कैसा बना, इमेज बना इन्वर्टेड, ठीक। तो पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, देखो इमेज कहाँ पे बना, पोजीशन लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बना है क्या नीचे, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। नेचर बताइए इमेज का, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर होगा इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इमेज बन रहा है उल्टा, उल्टा को कहते हैं इन्वर्टेड। और रेज देखो, रेज क्या ये रेज रियल रेज है, तो यहाँ पे इमेज बना रियल बना, एज वेल एज कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज देख लीजिए, क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, बिल्कुल छोटा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो आप लिख लेते हैं स्मॉलर, या तो आप लिख सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं डिमिनिस्ड। दोनों में से आपको जो आसान लगे वो लिखिए। डिमिनिस्ड का मतलब भी होता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिस्ड, आपके बुक में डिमिनिस्ड वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर आपको डिमिनिस्ड अच्छा लगता है डिमिनिस्ड लिखो, मेरे को तो आसान लैंग्वेज अच्छा लगता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो मैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही लिखूंगा। अब मैग्नीफिकेशन देखकर बताइए, ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन वाला है या फिर नेगेटिव मैग्नीफिकेशन वाला है। अगेन, जब भी इमेज इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब इमेज कैसा बने, इन्वर्टेड बने। अब देखो, ये जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज है। इमेज जब छोटा होता है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेस देन
1। अब ये बहुत छोटा इमेज नहीं बना, इसीलिए वेरी वेरी लेस देन आप नहीं करेंगे। मैग्निफिकेशन केवल छोटा बना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बना है, ठीक है, इसीलिए लेस देन 1 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी नेगेटिव आया, फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया था, अभी भी नेगेटिव आया है, समझ गए। तो 2 केस हम लोग कर चुके हैं जहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक। अच्छा, एक और बात देखो, एप्लीकेशन की बात करें, जो फर्स्ट केस था हमारा, फर्स्ट केस, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर का कुछ यूजेस भी आपको याद करना है तो यहीं पे याद कर लो, नहीं तो इसके लिए अलग से क्या होगा कि वीडियो बनाना पड़ेगा। छोटा सा एक टॉपिक है, सिंपल सा चीज़ है एक। तो जो फर्स्ट केस हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट जहाँ पे इन्फिनिटी पे था, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो सारा रेस कहाँ से आता, कन्वर्ज करता था, सारा रेस फोकस पे कन्वर्ज कर रहा था। तो ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पैरेलल रेज। ये कन्वर्ज कहाँ करता है, ये कन्वर्ज करता है फोकस पे। इसी तरह से ये राइट पैरेलल रह जाएगा, ये कन्वर्ज करेगा फोकस पे। तो ये फोकस पे रेस कन्वर्ज कर रहा था, ठीक। अगर हम इस रे का डायरेक्शन को पलट दें तब भी ये रे इसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। अगर हम इस रे को पलट दें, मान लो कि इस एरो को हम इधर कर दें, तो रे जब मान लो कि फोकस से जा रहा है, फोकस से पास करता हुआ जब ये टकराएगा तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ये रूल भी हम पढ़ चुके हैं, अगर रे फोकस पे इंसिडेंट होता है, टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाता है। तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, देखो जब भी आप कार या टॉर्च का हेडलाइट्स देखेंगे ध्यान से, तो पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, इस तरह से एक रिफ्लेक्टर होता है, और उसके सामने एक बल्ब लगा होता है। मान लो यहाँ पे इस पोजीशन पे एक बल्ब लगा है ऐसे। तो इस बल्ब का काम क्या है, ये बल्ब एक्चुअली इस रिफ्लेक्टर, ये जो बड़ा सा रिफ्लेक्टर होता है ना पीछे में जो रिफ्लेक्टर होता है, चांदी जैसा, सिल्वर जैसा चमकता है, वो इसका फोकस होता है, ठीक है। इस रिफ्लेक्टर का फोकस ये है जहाँ पे ये बल्ब को प्लेस किया गया है। अब जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो लाइट ये फेंकेगा, लाइट प्रोजेक्ट करेगा। तो लाइट, मान लो यहाँ से लाइट इस तरह से इस रिफ्लेक्टर पे पड़ा, लाइट ऐसे गया, ठीक है, फोकस से लाइट ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, लाइट फोकस से इस तरह से जा रहा है। तो क्या होता है, जब लाइट फोकस से हिट करता है रिफ्लेक्टर पे, तो आपको पता है जब आप फोकस से लाइट को हिट करेंगे कॉनकेव सरफेस पे तो वो पैरेलल बन जाएगा। तो यहाँ से पैरेलल पावरफुल बीम निकलता है, इसीलिए आपको रेस पैरेलल दिखाई पड़ता है। टॉर्च का जो लाइट होता है या हेडलाइट ऑफ अ कार या बाइक का जो हेडलाइट होता है ना, उसके पीछे रिफ्लेक्टर होता है, सामने देखना पैरेलल बीम निकलता है। तो पैरेलल पावरफुल बीम ऑफ लाइट निकलता है। इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इन सर्च लाइट्स है ना, कॉनकेव मिरर्स को देखो, ये जो रिफ्लेक्टर ये कॉनकेव मिरर का शेप का होता है, तो इसे हम यूज़ करते हैं सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस में, हेडलाइट्स ऑफ कार्स में, है ना, इन जगहों पे हम यूज़ करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि अगर एक कार का हेडलाइट है, उसके बल्ब को हम फोकस पे रख रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन बना कर दे कि हेडलाइट्स ऑफ अ कार में बल्ब किस पोजीशन पे प्लेस किया जाता है, सो दैट बल्ब से जो लाइट निकलता है वो पैरेलल निकलता है, और क्यों निकलता है, तो आप बता सकते हैं बिकॉज द बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड व्हेन इट ग्लोज the reflected light becomes parallel to the principal axis and a powerful parallel beam of light is obtained। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट केस यही था। अब सेकंड केस देख लीजिए, सेकंड केस का एप्लीकेशन क्या है। सेकंड केस का ऐसे तो एज सच कोई खास एप्लीकेशन नहीं है सेकंड केस का। यहाँ पे सेकंड जो केस है ना, आप एक चम्मच ले लो, आपके घर में जो स्पून है वो ले लो, और जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इस तरह से जो अंदर वाला पोर्शन होता है, सामने स्पून को ऐसे रखो। अब देखो ये जो स्पून है इसका कर्व तो छोटा होगा ना, तो स्फीयर भी छोटा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तुम अपने फेस को देखो, तुम्हारा फेस तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो आप फेस देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपका फेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड चला गया। तो जब आप इमेज देखेंगे अपने स्पून पे, इमेज जो बनेगा आपका स्पून पे, वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा और छोटा इमेज बनेगा। अभी ट्राई करके देखो, देख लेना। जाओ जल्दी मम्मी से किचन में जाओ, मम्मी से बोलो मम्मी एक चम्मच दे देना, ठीक है। अगर मारपीट हो जाए भाई तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। अगर मम्मी मार देती है या डांट कर भगा देती है तो एक बार कभी ना कभी अगर टाइम मिले तो आप ये कर लेना। सामने जा कर के एक स्पून के सामने आप वो चम्मच रखना, और चम्मच के सामने अपने फेस को रखना, फेस को थोड़ा दूर रखना। आप देखना आपका फेस का जो इमेज बनेगा ना सामने, वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ दिस, ये इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है उसमें, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रे डायग्राम। चलो थर्ड रे डायग्राम अब कर लेते हैं। थर्ड रे डायग्राम देखिएगा, थर्ड रे डायग्राम क्या है, थर्ड रे डायग्राम क्या है कॉनकेव मिरर का। सो थर्ड, दूसरा पोजीशन क्या था, बियॉन्ड सी, है ना। अब हम सी पे चलेंगे।
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है ना, ये पोजीशन, इसे भाई आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिरर बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस बना लो भाई, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसका कर्वेचर देख लो, कर्वेचर का सेंटर यहाँ पे आएगा, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, इसे मान लो फोकस, ठीक, ओके। अब मैं आपको इस पोजीशन का दो तरीके से एग्जाम में बनाने के लिए रे डायग्राम सिखाऊंगा, ठीक है। एक तरीका है आप रूल्स फॉलो करिए बनाइए, दूसरा तरीका है मेरा वाला तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ बनाने के लिए, मैंने यूज़ किया था बनाने के लिए, ठीक है। पहले देख लो, उसके बाद देख लेना, समझ लेना मैं क्या यूज़ करता हूँ, उसके बाद बोलना कि क्या है। चलो देखो, सबसे पहले तो रूल्स वाला देख लेते हैं। तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का सर से दो रे निकालेगा, यहाँ से दो रे निकला, एक रे पैरेलल गया, ठीक, एक रे पैरेलल गया, ये रे रिफ्लेक्ट करके कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो ठीक है भाई, फोकस से इसको निकालो इस तरह से, है ना, फोकस से इसको इस तरह से निकालो। पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव, ये पता है ना आपको, पैरेलल रे थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम दूसरा रे निकालेंगे हेड से। दोनों रे को कहाँ से निकालना है, हेड से निकालना है। एक रे तो निकल चुका, दूसरा रे अगेन हेड से निकालो। पोल पे हम दूसरा पोल वाला यूज़ कर रहे हैं, तो पोल पे इंसिडेंट करिए, सीधा बन जा भाई, बेइज्जती मत करा भाई, सीधा, ये हो गया हमारा, चलो ठीक। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर करके दूसरा रिफ्लेक्टेड रे बनाइए। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा बनेगा कि ये लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा और ये हमारा इमेज बनेगा जस्ट इसके नीचे। देखो गड़बड़ हो गया, बस इसीलिए मैं ये रूल वाला केस इसमें यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पे इमेज जो बन रहा होगा वो इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा, ये बना हमारा इमेज, ठीक है। इमेज यहाँ पे बना, जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वहाँ पे इमेज बना। अब क्योंकि हेड यहाँ पे, तो यहाँ आप हेड के लिए ए यूज़ कर रहे थे, यहाँ आप हेड के लिए ए डैश यूज़ करेंगे और टेल के लिए बी डैश यूज़ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, क्या इमेज का हाइट भी सेम है? सेम होता है, ठीक है। देखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे सेम होता है, याद कर लेना, रट लेना किसी तरह से। इसको मैं समझा देता हूँ अभी आपको, ये कैसे होता है, क्यों होता है और आसान तरीका क्या है इसको बनाने का। चलो देखो फिर, ये जो पोजीशन ऑफ इमेज है, ऑब्जेक्ट को सी पे रखने पे इमेज कहाँ पे बना, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी, एट सी। इमेज कहाँ पे बना, सी पे ही इमेज बनेगा, इसीलिए इसमें तारा लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा, इमेज भी सी पे बनेगा, बट सी के नीचे बनेगा। सी के ऊपर इमेज रखोगे, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखोगे, सी के नीचे इमेज बनेगा। नेचर क्या होगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, बिकॉज रियल इमेज है और उल्टा बन रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। साइज ऑफ द इमेज सेम साइज, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज का इमेज जनरेट होगा यहाँ पे। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर तो ये भी 100 सेंटीमीटर, सेम साइज का इमेज बनेगा। मैग्निफिकेशन का साइन बता दो, इन्वर्टेड कैसा साइन, नेगेटिव। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन कैसा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। जब दोनों बराबर तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। अब भैया मेरे को ये बताओ कि m इज इक्वल टू 1 + 1 किसका मैग्निफिकेशन होता है? क्या ये प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है? हाँ सर, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है। अब हम पूछें आपसे, बताइए m इज इक्वल टू -1 किसका मैग्निफिकेशन होता है? आप बोलेंगे अरे भाई m इज इक्वल टू +1 तो पढ़ कर गए थे, m इज इक्वल टू -1 दे दिया है ना, m इज इक्वल टू +1 पढ़ के गए थे, प्लेन मिरर रट कर गए थे, m इज इक्वल टू -1 दे दिया। तो यहाँ देखो m का वैल्यू माइनस है, m का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इससे दो बात पता चल रहा है। पहला बात, नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा इमेज बनना,
उल्टा इमेज बना है, यस सर। 1 का मतलब होता है सेम साइज का इमेज बनना, सेम साइज का इमेज बना, यस सर। मतलब ये जो m इज इक्वल टू -1 है, ये कब बनेगा, किस केस में बनेगा, ये बनेगा कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। और कॉनकेव मिरर के केस में कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तब बनेगा। तो भाई ये आपका 1 नंबर का सवाल जनरेट हो गया या तैयार हो गया। +1 होता है प्लेन मिरर्स के लिए, -1 होता है कॉनकेव मिरर्स के लिए। अब नंबर 3 में भी देखिए क्या मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया है, क्या इमेज इन्वर्टेड आया है, ठीक है, याद करते चलो। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया, ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज नेचर आया। अब इसको बनाने में 50 बार मिटाओगे, 50 बार कॉपी गंदा करोगे, और भाई मास्टर तो आपको एक ही पेपर देगा, 50 बार पेपर तो देगा नहीं। तो अब देखो मेरा वाला मेथड, मेरा वाला रूल, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। रूल वूल सब अभी छोड़ दो, थर्ड केस के लिए रूल नहीं देखना है, थर्ड केस के लिए मेरे को देखना है। थर्ड केस बनाने के लिए आप क्या करोगे, बना लो प्रिंसिपल एक्सिस, बन गया, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। मार्क कर लो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे भी, मान लो ये सर्कल ऐसे बना रहा है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने का दिल क्या, बना लो, ठीक। ऑब्जेक्ट बनाओ, पहले ऑब्जेक्ट बना लो, ये ऑब्जेक्ट बना लो। अब ऑब्जेक्ट जितना बना उतना ही इमेज इसके नीचे बना लो। आई ऑब्जेक्ट के बाद इमेज, रे वे कहाँ गया, 2 रे निकालते थे ना, क्या था, यहाँ से 2 रे निकलता था, उसके बाद जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ इमेज बनता था। बट यहाँ पे अब ये चल रहा है मेरा वाला मेथड, तो मेरे को फॉलो करो। क्या करना है, ये इमेज बन गया A', ये बन गया B'। कैसे, आपको पता है ना, आप पहली बार एग्जाम में पढ़ कर नहीं जाएंगे, आप 3 से 4 बार रिवीजन करके जाएंगे। आपको पता होगा जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ऊपर इमेज ऑब्जेक्ट होता है, नीचे इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है, मैग्नीफिकेशन -1 होता है। तो आप ऑब्जेक्ट और इमेज को पहले बना लो, उसके बाद आप यहाँ से रे निकालो। ऑब्जेक्ट इमेज बनाने के बाद रे निकालो, एक रे पैरेलल निकालो, आपको इमेज का पोजीशन पता है, सीधे इसको फोकस से, सीधे इसको फोकस होकस अभी कुछ नहीं बनाना है, सीधे इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करो, और जहाँ पे इसका सर है वहीं पे लाके इसको पटको, यहाँ पे आ गया। उसके बाद जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पास हुआ, अब लिख दो फोकस, बात खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पोल, यहाँ पे रे गया, फिर यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करा करके, लाइट को देखो स्केल से करोगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। मेरे पास स्केल है नहीं, मेरे पास बोर्ड है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है सीधा लाइन लाने में। ये सीधा आएगा, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करा देना, ये इमेज आपका जनरेट हो जाएगा। बोलो एक बार में हो जाएगा क्या? तो ये हो गया मेरा चोरी वाला तरीका। ये मैं यूज़ करता था जब मैं अपना इमेज बनाता था एग्ज़ाम में, 10th क्लास में जब मैं था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी इसे बनाने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता था ये पॉइंट कभी यहाँ मिल जाए, कभी यहाँ मिल जाए, कभी बहुत नीचे मिल जाए। एग्जैक्टली सेम साइज़ का बना तो क्या किया जाए, दोनों ऑब्जेक्ट इमेज को पहले बना दिया जाए, उसके बाद रे वे बना करके सब फोकस जहाँ पे, पोल जहाँ पे, A' जो लिखना है लिखो फिर, ठीक है। बिल्कुल 100% करेक्ट इमेज बनेगा, 100% करेक्ट डायग्राम भी बनेगा, और आपको पूरा नंबर मिलेगा इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके ठीक, आगे बढ़ें। अब हो गया तीसरा रे डायग्राम। चौथा देखो, 4th रे डायग्राम, फटाफट देखो 4th रे डायग्राम क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब चौथा पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है। कहाँ है, C और F के बीच में है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। ऑब्जेक्ट को रख दो C और F के बीच में, ध्यान देना, अब थोड़ा मज़ा आएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट A B जो C और F के बीच में है। तो भाई बताओ कैसा इमेज बनेगा। हेड से 2 रेज निकालिए, हेड से 2 रेज, एक पैरेलल रे, एक रे बिल्कुल यहाँ से पैरेलल कुछ ऐसा जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करा दीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ये पास करेगा। दूसरा रे पोल से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी पास करेगा, ठीक, इस तरह से जाएगा। तो जहाँ पे दोनों रे मिला, एरो दे दो, जहाँ पे दोनों रे मिला वहाँ पे बनेगा इमेज। क्या ये यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ इमेज बनेगा A' B'। बताओ समझ आया। अब आप देख पा रहे हैं इमेज कैसा बना,
नेचर ऑफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, साइज ऑफ द इमेज इज मैग्नीफाइड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेचर, पोजीशन, साइज सब कुछ फटाफट लिख लो। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। देखो इमेज जितना दूर जाएगा, इमेज मिरर से जितना दूर जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज़ हर जगह सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ाना घटाना मत। ऑब्जेक्ट एक ही है आपके पास, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं ला रहे हो आप, एक ही ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को आगे कर रहे हैं, ठीक है। इमेज बढ़ता जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगा, उल्टा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद पोजीशन, नेचर, साइज़ बता दो भाई। साइज़, साइज़ ऑफ इमेज क्या है, साइज़ ऑफ इमेज है मैग्नीफाइड, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड, या फिर क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। आगे देखिए, मैग्निफिकेशन बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इन्वर्टेड इमेज बना। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, वैल्यू ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए क्योंकि इमेज बड़ा बना है, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी इमेज इन्वर्टेड आया, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, बट अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया। पहले केस में हम लोग मैग्निफिकेशन 1 से कम देख रहे थे, उसके बाद आया इक्वल टू 1 हो गया, अब आ गया ग्रेटर देन 1। मतलब अलग अलग वैल्यूज़ आ रहा है मैग्निफिकेशन, कभी इमेज छोटा बनता है, कभी इक्वल साइज़ का बनता है, कभी बड़ा बनता है, बट हमेशा नेगेटिव बन रहा है। देखो अभी तक नेगेटिव आया, अभी तक पॉजिटिव कहीं नहीं आया, मैं नेगेटिव अभी तक आया है, बट ये वाला वैल्यू चेंज हो रहा है, कभी इक्वल टू 1 आता है, कभी लेस देन 1 आता है, कभी ग्रेटर देन 1 आता है। तो इस केस में आया ग्रेटर देन 1, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसमें लेस देन 1 आया था, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें भी लेस देन 1 आया था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, इक्वल टू 1 आ गया, अभी आ गया ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक नंबर 5 है, नंबर 5 5th नंबर देखिएगा। 5th नंबर होगा ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट, एफ मीन्स फोकस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस एफ। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, इसे भी तारा बना कर लिख लो। ये हो गया 5th पोजीशन और ये हो गया तारा, इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रहेगा, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं ए बी से, यहाँ से 2 रेज निकालते हैं, एक पैरेलल निकालते हैं, टकराने के बाद फोकस से पास होता है भाई, कर दो फोकस से पास। दूसरा रे हम बनाते हैं पोल से, टकराने के बाद ये भी, टकराने के बाद ये फोकस से पास नहीं करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल करता हुआ जाएगा, तो ये बिल्कुल 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 पैरेलल जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों रेज बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल होंगे, यहाँ पे लिख लेना पैरेलल रेज, पैरेलल रेज। अच्छा बताओ पैरेलल रेज आता कहाँ से? इन्फिनिटी से। जाएगा कहाँ? इन्फिनिटी तक। पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी, आता है इन्फिनिटी तो जाएगा भी इन्फिनिटी। पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी, अब क्या दोनों रेज इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे? यहाँ तो कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं रहा। अगर ये रेज कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं रहा तो इमेज कैसे बनाओगे? तो देखो पैरेलल रेज की खासियत ये है, खास बात ये है कि पैरेलल रेज आपस में मिलेंगे, बट कहाँ जाकर मिलेंगे? इन्फिनिटी पे जाकर मिलते हैं। इसीलिए इनका जो इमेज बनता है इस केस का, इसका इमेज हाईली मैग्नीफाइड बनता है। रियल इमेज बनता है बट हाईली मैग्नीफाइड बनता है। इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी के ऊपर, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश। ठीक। साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि ये रेज इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा? ये मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा या बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ये भी बोल सकते हैं। नेचर कैसा है? देखो उल्टा इमेज बन रहा है तो रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। साइज कैसा होगा? साइज होगा सॉरी पोजीशन में, हाँ पोजीशन में ये लिख दिए, साइज में होगा हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा यहाँ पे।
और पोजीशन में होगा एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बना? एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बना। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब तक तो आपको समझ आ रहा होगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड इमेज है। मैग्निफिकेशन का मॉड क्या होगा? ग्रेटर देन 1, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा 1 से, हाईली मैग्नीफाइड का केस है। अब इसे कहाँ यूज़ करते हैं हम? ये जो सिचुएशन है इसे यूज़ कहाँ करते हैं? देखो, इस सिचुएशन को यूज़ किया जाता है जब आप एक तो हो गया, हाँ ये भी सिचुएशन ऐसा कोई खास यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। जब आपको पैरेलल बीम चाहिए होता है ना लाइट का, तो हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा, तो या तो इस तरह से पैरेलल निकलेगा या इस तरह से पैरेलल निकलेगा, वही सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो याद रखना, इसको भी हम वहीं पर यूज़ करेंगे सोलर फर्नेसेस वगैरह में, रेस को कंसनट्रेट करने के लिए, जहाँ पे जो बर्तन होता है वो इस तरह से एक बर्तन होता है, कर्व होता है, कॉनकेव का शेप होता है, और बर्तन जहाँ पे रखा जाएगा थोड़ा सा ऊपर, मान लो यहाँ पे बर्तन ये कॉनकेव है, तो सूरज का रोशनी इस पे पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा और सनलाइट कन्वर्ज होकर के यहीं पे जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फर्नेस रखोगे आप, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तुरंत हीट होता है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी बहुत पड़ता है, क्योंकि सूरज का सारा रेज यहाँ पड़ रहा है। तो इट इज़ यूज्ड इन सोलर फर्नेस, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ भी देखिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, इन्वर्टेड इमेज बना, और हाईली ग्रेटर देन 1, मतलब मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा आया है 1 से। अब देख रहे हैं मैग्निफिकेशन का अलग अलग वैल्यूज़ आ रहा है, मैग्निफिकेशन का अलग अलग वैल्यूज़ आ रहा है, बट साइन अभी तक नेगेटिव आया है। वैल्यूज़ मतलब लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ये सब, बट जो साइन है ना, साइन अभी तक नेगेटिव ही आया है। ठीक है, लास्ट केस अब देख लीजिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, नंबर 6। सो यहाँ पे हम बना लेंगे ये एक कॉनकेव मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, this is known as pole of the mirror, this is the center of curvature and this one is the focus। ठीक, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस और पोल के बीच, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इज ए बी। देख रहे हो ऑब्जेक्ट कहाँ से ला रहे थे हम? ऑब्जेक्ट कहाँ से? इन्फिनिटी से लाए, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी, देन एट सी, देन सी और एफ के बीच, एट एफ, एफ और पी के बीच। इस तरह से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है। एक तो रे हम लेंगे यहाँ से पैरेलल, ये रे पैरेलल जाएगा, टकराने के बाद फोकस से पास होता है, ये टकराने के बाद फोकस से पास होगा। दूसरा रे लेंगे पोल से, ये पोल से, ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, बट जो पहले वाला रे आपका है इसको डाइवर्ज करता हुआ रिफ्लेक्ट करेगा। डाइवर्जिंग रेज बनता है यहाँ पे पैरेलल रेज मत बनाना, डाइवर्जिंग रेज बनेगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, अगर रेज डाइवर्ज हो गया, रेज अगर ऐसा जाता तो ये रे ऐसे जाकर मिलता, और अगर रे थोड़ा ऐसे पैरेलल जैसा जाता तो इन्फिनिटी पे मिलता, बट यहाँ तो केस ही अलग है, रे ऐसे जा रहा है भाई। जब ऐसे जाएगा इस तरह से, जब ये रेस का डायरेक्शन होगा, ये रेस का डायरेक्शन होगा, तो कहाँ मिल पाएगा? कहीं मिल नहीं पाएगा। तो हमें मजबूरन रेस को मिलाना पड़ेगा, कहाँ जा करके? मिरर के पीछे जा करके। तो हम मजबूरन क्या करेंगे? अब हमारी ये मजबूरी बन गई कि रेस का इमेज तो बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम इन दोनों रेस को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऐसा, ये कर दो, और यहाँ से इसे ये ऐसे पीछे प्रोड्यूस, सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, इसको बेंड नहीं करना, सीधा सीधा जाएगा और यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा इस तरह से। अब यहाँ पे इमेज बनेगा ए डैश एंड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तारा बना देना। ओके, अब बताओ साइज ऑफ द इमेज क्या है? अगेन मैग्नीफाइड इमेज बना है, इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड? नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, क्या सॉलिड रेज से इमेज बना? क्या सॉलिड रेज से इमेज बना? नहीं बन पाया। क्या डॉट से बना? यस, डॉट से बना है, तो ये वर्चुअल इमेज है। ऐसे भी समझ लो, इरेक्ट है, सीधा इमेज बना, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज सीधा, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज सीधा। इमेज जब सीधा बनेगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा, और इरेक्ट के लिए यूज़ करेंगे वर्चुअल, इरेक्ट के लिए यूज़ करेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधा इमेज बना है, सीधा इमेज बना है। साइज क्या है इमेज का?
पोजीशन के प्लेस पे मैग्नीफिकेशन, साइज़ क्यों लिख रहे हैं हम बार बार? साइज़ बना है मैग्नीफाइड, साइज़ बना है मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। मैग्नीफिकेशन या पॉजिटिव या नेगेटिव? सीधा इमेज का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा? हाँ होगा, क्योंकि इमेज बड़ा बना है। अब देखो यही एक ऐसा सिचुएशन है कॉनकेव में जहाँ पे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाता है और नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो जाता है। इससे पहले 5 केसेस हमने डिस्कस किया। पांचों केसेस में जब भी देखोगे ऊपर से नीचे, मतलब इन्फिनिटी से लेकर के फोकस तक, सब केसेस में यहाँ पे रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, ये सिचुएशन आ रहा था और सारा इमेज मिरर से पहले बन रहा था। बट ये छठा सिचुएशन ऐसा सिचुएशन है, एकमात्र ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इमेज मिरर के पीछे बनता है। पहला चीज़ इमेज वर्चुअल बनता है। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ क्या है? मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है। अब ध्यान से तुम मेरे को सोच कर बताओ, क्या ये कॉनकेव मिरर वैरायटी ऑफ इमेजेस नहीं बना पा रहा है? ये छोटा इमेज भी बनाया, डिमिनिश इमेज जिसे हम कह रहे थे, ये पॉइंट साइज़ का इमेज भी बनाया, सेम साइज़ का इमेज भी बनाया, ग्रेटर देन इमेज भी बनाया, मैग्नीफाइड इमेज भी बनाया, रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बनाता है, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन भी बनाता है, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन भी बनाता है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, concave mirrors can form all types of images, means variety of images it can form। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन चाहिए, ये भी बना देगा। नेगेटिव चाहिए, बना देगा। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 चाहिए, बना देगा। लेस देन 1 चाहिए, बना देगा। ग्रेटर देन 1 चाहिए, बना देगा। ठीक। वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए, बना देगा। रियल इन्वर्टेड इमेज चाहिए, बना देगा। मिरर से पहले इमेज चाहिए, बना देगा। मिरर के बाद इमेज चाहिए, बना देगा। हर तरह का इमेज कौन बना सकता है? एकमात्र कॉनकेव मिरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सवाल बहुत पूछता है और इसका रे डायग्राम मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, अब एक और ट्रिक समझ लो किस तरह से रे डायग्राम का पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज याद रखेंगे। छोटा सा ट्रिक है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से ट्रिक है, छोटा सा समझ लीजिए। क्या करना है, नहीं करना है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, अदरवाइज़ आप भी बोर हो जाएंगे लेक्चर्स देख देख करके। समझिए, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। केवल ट्रिक समझिए, फिर क्वेश्चंस वगैरह अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इससे रिलेटेड। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी कर लेंगे, रे डायग्राम उसका। क्वेश्चंस और साइन कन्वेंशन आज नहीं करेंगे, अब मैं लास्ट टॉपिक में आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले इमेज का पोजिशन क्या था? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जो इमेज था आप यहाँ पर लिखेंगे 1। इन्फिनिटी इमेज कहाँ था? यहाँ पे। इसका इमेज कहाँ बना था? फोकस पे बना था। मान लो ये फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से याद करिएगा। अब जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी वाला पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, इमेज कहाँ बना था? इसका इमेज बना था फोकस पे, यहाँ पे इमेज बना था फोकस पे। ठीक, इमेज बना था फोकस पे। अब आप इससे सामने आइए, इससे सामने आइए, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आइए बियॉन्ड सी। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसे सेकंड पोजीशन मान लीजिए। सेकंड पोजीशन का इमेज कहाँ बना? सेकंड पोजीशन का इमेज बना यहाँ पे। ठीक, ये हो गया सेकंड पोजीशन। फर्स्ट के बाद सेकंड का पोजीशन ये हो गया, ये इमेज यहाँ पे बना। उसके बाद कहाँ चले हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज नहीं करना है आपको, ऑब्जेक्ट सब सेम साइज़ का होगा। ये थर्ड पोजीशन था। थर्ड पोजीशन पे क्या इमेज आपको एग्जैक्टली सेम साइज़ का यहाँ पे बनता हुआ दिखा था? एग्जैक्टली सेम साइज़ का इमेज यहाँ पे बना था, जहाँ पे मैग्नीफिकेशन -1 आया। ये हो गया थर्ड पोजीशन। ठीक, देखो इमेज बढ़ गया, पहले छोटा इमेज, थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम रख रहे थे सी और एफ के बीच में, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे। ये हो गया फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे जो इमेज बना था वो इधर बना था और थोड़ा बड़ा इमेज बना था, बियॉन्ड सी बना था। ये इमेज यहाँ पे बना था, ऐसा। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को रख रहे थे यहाँ पे, फोकस पे आप रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे आप रख रहे थे ऑब्जेक्ट को। ये हो गया फिफ्थ पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन है। ओके, ये जो पोजीशन है यहाँ पे जो फोकस पे बना था, ये पोजीशन फर्स्ट था, ये वाला पोजीशन फर्स्ट था जो इसके लिए था। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, यहाँ नीचे सब इमेज चल रहा है, ऊपर सब ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे जब आप रखते थे ऑब्जेक्ट को, फोकस पे जब रखते थे, तो इमेज कहाँ पे बनता था? इमेज बनता था इन्फिनिटी पे। जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो इन्फिनिटी वाला सिचुएशन है। ये फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया? ये इन्फिनिटी वाला सिचुएशन है। कैमरा में आ रहा है या नहीं? इधर हाँ, एक बिल्कुल आ रहा है, सही है। तो ये हो गया इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी। नीचे वाला इमेज है और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
अगर आप ये केवल अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपका पूरा रे डायग्राम खत्म, पूरा रे डायग्राम खत्म, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओ, पोल और फोकस के बीच में लेकर आओ। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, ये था छठा पोजीशन, ये था छठा पोजीशन, इसका इमेज बना पीछे, इसका इमेज बना पीछे, यहाँ पे इमेज बना पीछे, वर्चुअल इरेक्ट। यही एकमात्र ऐसा पोजीशन था जहाँ पे आप मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव देख पा रहे थे, वर्चुअल इरेक्ट इमेज देख पा रहे थे, मिरर के पीछे इमेज बन रहा था ये देख पा रहे थे। और इस मिरर को आप स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि ये इमेज वर्चुअल है। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे बना सकते हो, बट इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि आप इसे स्क्रीन पे नहीं बना सकते हो। ठीक, अब छठा, इसे एज इट इज़ याद कर लीजिए, इसका सीक्वेंस देख लीजिए, एज इट इज़ याद कर लीजिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, जो छठा सिचुएशन था इसका यूज़ कहाँ पे, इसका यूज़ जब आप अपने फेस को सामने मिरर से देखते हैं, आपका फेस बड़ा दिखता है मिरर के अंदर, तो आप चाहते हैं कि आप अपना फेस को मिरर के पोल और फोकस के बीच पे रखें तो आपको फेस बड़ा दिखे। दूसरी चीज़, जब आप स्मॉल लेटर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो रीड स्मॉल लेटर्स, आप कॉनकेव मिरर से पढ़िए तो वो कॉनकेव मिरर उस लेटर को मैग्नीफाई करेगा। जब आप उस लेटर को, जैसे ये मान लो लेटर है, मैं ये लेंस ले रहा हूँ और इसको पोल और फोकस के बीच रख रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रख रहा हूँ, तो मुझे इमेज दिखेगा बड़ा बड़ा। ठीक है, वो आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जब डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ना, वो ग्लास यूज़ करते हैं आपके टीथ वगैरह देखने के लिए, छोटा सा दांत है आपके मुंह के अंदर, उसको बड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो वो इसी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट to see large image of your teeth, then it is used as shaving mirrors, ताकि आपका फेस बड़ा बड़ा दिखे। देन आप इसे कहाँ यूज़ करेंगे, आप इसे यूज़ करेंगे टू रीड स्मॉल लेटर्स। तो ये सब है, ये छठा केस का एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला लास्ट वाले केस का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, कंप्लीट रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम और साइन कन्वेंशन। फिर हमारा जो उसके बाद वाला टॉपिक होगा वो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मिरर फार्मूला, उसके ऊपर कंप्लीट क्वेश्चंस होगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में आपको करा दूंगा। पढ़ते रहिए इसी तरह। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू सो मच।